हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर रवि और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बड़े ही तड़कते भड़कते और मजेदार टॉपिक की, जिसका नाम है फोर्स। आज आप लोग जानेंगे मेरे साथ कि फोर्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है और बहुत अलग अलग चीजें क्या होती हैं और कैसे हम सभी चीजों को पढ़कर उनके कॉन्सेप्ट को याद करके अप्लाई करना भी सीखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखना यार, मैं आपको यह चीज बता दूं कि आपने अब तक फिजिक्स काफी जगह पढ़ी होगी, काफी कुछ आपने नया सीखा होगा, लेकिन आज की क्लास में आपको कुछ ऐसी चीज देखने को मिलेगी जहां फिजिक्स से जो आपका डर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ये गारंटी मेरी है, तुम्हारे रवि भैया की, याद रखना इस चीज के लिए। तो ये बात कैसे हो सकती है? देखो भाई, फिजिक्स ना तो डरने की चीज है ना ही रटने की चीज है। फिजिक्स का मतलब होता है भैया फील करना। क्या मतलब होता है फिजिक्स का? फील करना। तो फिजिक्स आपको फील कराने का काम मेरा है, रियल लाइफ एग्जांपल से, और भयंकर तरीके से हम लोग टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को बहुत ही मजेदार एनर्जी के साथ। चलिए बच्चों, सबसे पहले आता है हमारे पास एक लिस्ट खुलती है जिसका नाम है टॉपिक्स। तो टॉपिक्स क्या है? जो भी बच्चा पाठ्यक्रम आज की क्लास में पढ़ेंगे मस्त मजेदार तरीके से, वही हमारे टॉपिक है। तो क्या क्या है एक बार थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं और फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपके पास आएगा क्या? आ गया भैया फोर्स। तो फोर्स आप लोग जानते हैं, अब तक हमने सुना था। हाँ ठीक है, अगर मैं इसे बोर्ड को धक्का दूं तो बोर्ड पीछे हो जाएगा। ठीक है, अगर बोर्ड उल्टा मुझे धक्का दे, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बोर्ड अगर मुझे धक्का दे तो मैं आगे गिर जाऊंगा। तो ये पुश पुल, या फिर हम किसी चीज को खींच रहे हो रस्सी से, किसी को दोस्त को धक्का दे रहे हो, तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती हैं? एक एग्जाम्पल है फोर्स का। इसे भी समझेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों, इनर्शिया। इनर्शिया वैसे पूछा जाए इसके चांस तो कम है, मतलब पेपर में आप कह जाए इसके चांस तो कम है, लेकिन हां ये अप्लाई होता है। ये ना काफी जगह अप्लाई होता है। इसके काफी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो आप लोग अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर देखते हैं। और इसके बाद हमें जो देखने को मिलेगा भैया वो है न्यूटन के कुछ लॉ। और ये जो लॉ है हमारे पास, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, हम तीनों की बात करेंगे मस्त एग्जांपल्स के साथ। और लास्ट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किसके रिगार्डिंग? नीट के रिगार्डिंग। तो बेटा ये याद रखना कि नीट में यहां से क्वेश्चन आना 100% कंफर्म है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, नीट के अंदर यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? नीट में जितने सवाल आते हैं, आज की क्लास के अंदर एक सवाल हो गया ना, आज का टारगेट पूरा। मस्त मजेदार। अगर आज की क्लास में एक भी नीट का सवाल फंस गया तो आज की क्लास का जो हमारा मोटो था वो डन, कंप्लीट एकदम। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस और फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आज की क्लास के अंदर क्या क्या कन्वर्ट होने जा रहा है आपकी नॉलेज में। तो एक चीज बताता हूं मैं, बड़ी सिंपल सी चीज। मुझे जो इस समय यहां पर बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें यह भी ना पता हो कि फोर्स क्या होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें बहुत बेसिक भी चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो घबराना मत यार, चीजों को लेकर के बिल्कुल घबराना नहीं है, पूछना है। जितना पूछोगे उतना आगे बढ़ोगे, इस बात को याद रखना। जितना पूछोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बेसिक से कराएंगे एकदम मस्त, एकदम भयंकर तरीके से सारी चीजें। और रटवाऊंगा कुछ नहीं बेटा, समझाऊंगा चीजों को। मैं फिर बोलता हूं, कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, चीजों को समझाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहला फ्रेश टॉपिक आता है भैया फोर्स। इसकी पहले पढ़ते हैं डिफाइन। तो फोर्स क्या कहता है? पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। सिंपल। किसी भी चीज को आप धक्का दे रहे हैं, किसी भी चीज को आप खींच रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? फोर्स होता है भैया। रियल लाइफ एग्जांपल से बताओ। आपने अपने साथ और लोगों को मिलाकर एक टीम बनाई। ये हो गया भैया टीम ए। दिख रहा मेरे लाल? ये देख, भयंकर आज करवाएंगे कसरत। ये देखो, ये हो गई टीम ए, ये हो गई टीम बी, और मैं हूं रेफरी। मैं कौन हूं भैया? रेफरी। मैंने जैसे ही सीटी मारी, वहां से 3 लोग तैयार, यहां से 3 लोग, ये खींचम खांची शुरू हो गई। यहां से 3 लोग खींच रहे, भयंकर, यहां से 3 लोग खींच रहे मस्त। इधर से टीम बी तो कभी टीम ए, दोनों ने मिलकर जब फोर्स लगाया भैया, तो पता चला कि ना तो रस्सा गया राइट में, ना ही आपका रस्सा गया लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि दोनों पे लगने वाला जो फोर्स था वो एग्जैक्टली सेम था मेरे लाल। कैसा था? सेम था। अब ये भैया एन लिखा, ये एन क्या होता है? घबरा मत, एन का मतलब होता है न्यूटन। क्या मतलब होता है बच्चों? एन का मतलब होता है न्यूटन। तो मैं अगर बात करूं यूनिट की, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो ये होती है न्यूटन, जिसे आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ये देखिए
किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया? एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंपल सी चीज है। समझ में आया? एन लिखा हुआ है, एन क्या होता है? न्यूटन। क्या है? यूनिट है। किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट है। मस्त एकदम, समझ में आया? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बच्चा पार्टी खींच रहे हो या फिर धक्का दे रहे हो, तो ये जो आपका खींचना, आपका धक्का देना है, यही तो फोर्स है, यही तो फोर्स है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। अब एक बार समझिए आप लोग, चीजों को और थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, ठीक है? मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक बॉक्स है। क्या है बच्चा पार्टी? एक बॉक्स है। आपने क्या करा, एक रोप लिया और यहां से आप ऐसे खड़े हो गए मस्त एकदम, ये हाथ में आपने रोप बांधा और पीछे की तरफ को फोर्स लगाना शुरू करा, मतलब खींचना शुरू करा। तो ये क्या कर रहा है? आपने फोर्स ही तो लगाया है। कौन सा फोर्स लगाया आपने? पुल। क्या किया आपने? पुल किया। क्या इतना क्लियर है? अब और एक बार समझिए, मान लेते हैं आपने एक बॉक्स लिया और बॉक्स लेने के बाद आप यहां पर मस्त एकदम खड़े हो गए और भैया पूरी ताकत से, ये देख, ये पूरी ताकत से आपने क्या करा? यहां पर इसे फोर्स लगाना शुरू करा। तो ये क्या कर रहे हैं आप यहां पर आप लोग बच्चों कर रहे हैं पुश। क्या कर रहे हैं? पुश। तो ये देखिए, किसी भी चीज को आपका खींचना और धक्का देना, यही तो फोर्स है। अरे यही तो फोर्स है, सिंपल सी चीज, समझ गए? किसी ऑब्जेक्ट को आपने खींचा, रोप है, ठीक है, किसी चीज को आपने डायरेक्ट धक्का दिया, तो ये क्या है? फोर्स है। समझ में आ रहा है? ये क्या है बच्चों? ये है हमारे पास रोप। क्या है बच्चा पार्टी? ये रोप है, रस्सा। रोप मतलब रस्सा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली। अब हमारे पास होते हैं बच्चों टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स आपके पास होते हैं यहां पर दो टाइप के, एक होता है फ्रिक्शनल और एक होता है नॉन फ्रिक्शन। तो सुना सुना सा तो लग रहा है, कहीं तो सुना था, है ना? तो कहां सुना था? क्या चीज होती है? समझाता हूं आपको। देखो, बड़ी सिंपल सी चीज है, बहुत प्यारी और सिंपल सी चीज है। मान लेते हैं कि आप रोड पे चल रहे हैं, या मान लो मैं इधर से उधर घूम रहा हूं। ये देखो, मैं इधर हुआ, मैं इधर हुआ, मस्त एकदम बढ़िया माहौल बना रखा है यहां पे। समझ रहे हैं ना चीजों को? तो क्या हो रहा है? मैं चल रहा हूं लेकिन मैं गिर नहीं रहा। और वहीं अगर मैं किसी ऐसी जगह पर चला जाऊं जहां पर मम्मी ने अभी अभी कपड़े धोए हैं, जस्ट अभी अभी, सर्फ का पानी हर जगह फैला हुआ है, तो मैं कैसे चलूंगा भैया? ऐसे एकदम हाथ वाथ बिल्कुल संभाल के, बैलेंस करके बॉडी को। तो क्यों चल रहा हूं मैं ऐसे? क्योंकि मुझे गिरने का खतरा है। और मुझे गिरा कौन रहा है? फ्रिक्शन का ना होना। यानी कि जब भी मैं रोड पे चलता हूं, तो जब मैं आगे चलता हूं तो पीछे की साइड एक अपोजिट में फोर्स लगता है। क्या लगता है बच्चों? फोर्स लगता है। और वो फोर्स क्या करता है? मुझे गिरने से बचाता है। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और अगर आप किसी भी तरह से फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस कर दें, कम कर दें, फ्रिक्शनल फोर्स को किसी भी तरह से रिड्यूस कर दें, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है? फ्रिक्शन एकदम खत्म, बिल्कुल भयंकर तरीके से खत्म। फ्रिक्शन खत्म तो आपका गिरना शुरू, आप चल ही नहीं पाएंगे, आप फिसल जाते हैं वॉशरूम में जाके। समझ रहे हैं? अब पहले डिफाइन पढ़ते हैं, फिर रियल लाइफ एग्जांपल पे चलेंगे वापस से। सबसे पहले आया आपके पास ये फ्रिक्शनल। क्या आया बच्चा पार्टी? फ्रिक्शनल। कलर चेंज कर लूं मार्कर का, एस्थेटिक लगता है, मुझे बड़ा मजा आता है। डिफरेंट डिफरेंट कलर से एकदम बढ़िया पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए बच्चा पार्टी, फ्रिक्शन की एक बार डेफिनेशन पढ़े, आप लोग खुद पढ़े। क्या कहना चाह रहा है? द फोर्स दैट अपोज the motion of an object when it slide or try to slide over a surface is called friction. Over a surface is called friction. समझ में आया? कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट इस तरीके से, मान लेते हैं ये आपका हाथ है, मान लेते हैं मार्कर है, ये मार्कर और ये मेरा हाथ है। अब ये मैंने जैसे ही इसके कांटेक्ट में लाया, फ्रिक्शन लगना शुरू, लेकिन अभी फ्रिक्शन कुछ भी नहीं लग रहा। मैंने इसे आगे रोल कराया, आराम से रोल हो गया। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगना शुरू हो गया। जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं, तो एक फोर्स होता है जो लगता है अपोज करने के लिए, मतलब बॉडी को रोकने के लिए, उसे बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा पार्टी, और ये हमारे पास नॉन फ्रिक्शनल फोर्स। ये देखिए, नॉन फ्रिक्शनल। नॉन फ्रिक्शन का मतलब हो गया भैया फ्रिक्शनलेस, कोई भी फ्रिक्शन वहां नहीं है। मस्त मम्मी ने पानी बिखेर रखा है यहां पर, बढ़िया एकदम, मैं देख रहा, अरे बाप रे, नीचे पानी फैला पड़ा, समझ रहे? सर्फ का पानी, चलूंगा तो गिर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन खत्म हो गया। तो फ्रिक्शन आपका बहुत अच्छा दोस्त है, इस बात को याद रखना। तो कैसे याद रखेंगे? फ्रिक्शन आपका दोस्त है। जब तक दोस्त का हाथ आपके कंधे पर रहेगा, तब तक आपको कोई मुसीबत टच नहीं कर सकती, ये बात आप जानते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त होंगे ना, जिनके साथ आप लोग का उठना बैठना ये सारी चीजें चलती है। तो क्या होता है? अरे यार, कोई भी गड़बड़ कर दूं ना मैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां गड़बड़ करूं वहां गड़बड़ करूं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा दोस्त संभाल लेगा, मेरा दोस्त है, मुझे गिरने नहीं देगा। इसी तरीके से आपका सच्चा दोस्त है कौन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कभी भी आप रोड पे चलेंगे और अगर फ्रिक्शन बड़ा मजबूत है तो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। तो फ्रिक्शन कौन हुआ? दोस्त हुआ। तो नॉन फ्रिक्शन मतलब ये गद्दार है,
ये आपको गिराएगा, ये आपको संभालेगा ही नहीं, ये आपकी कभी एक तरीके से आपको चलने नहीं देगा। तो क्या होगा यहां पर, ये देखिए, नॉन फ्रिक्शनल फोर्स आर दोज हुज फोर्स विच डू नॉट अराइज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस। दो सरफेस के कॉन्टैक्ट में आने के बाद भी नहीं लगा, तो वो क्या हो गया, फ्रिक्शन खत्म, सरफेस हो गया फ्रिक्शनलेस। अब एक बार चलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल की तरफ। ये देखिए, मान लेते हैं कि आप लोग आगे की तरफ चल रहे हैं, आपने पीछे एक बोझा उठा रखा है। किस चीज का बोझा है? मान लेते हैं कि आप लोग यहां पर अपने जिम्मेदारियां ये लीजिए, ये क्या है बच्चों, जिम्मेदारी लिख देते हैं यहां पर। ये देखिए, ये जिम्मेदारी का बोझ है, बच्चा उठा रहा, जिम्मेदारी का बोझ उठाकर बच्चा हमारा भागे ही जा रहा है आगे, लेकिन देख रहा पीछे से क्या है, पीछे से देखो, पीछे फोर्स लगना शुरू हो गया। कौन सा फोर्स लगा? फ्रिक्शन। जैसे ही आपने एक ऑब्जेक्ट को, मतलब दो ऑब्जेक्ट को आप लेकर के आए, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर रखा, और आप देखेंगे कि अपोजिट में एक फोर्स लगना शुरू हो गया, और उस फोर्स को बोला गया बच्चों यहां पर फ्रिक्शन फोर्स। कैसा फोर्स बोला गया बच्चा पार्टी? फ्रिक्शन फोर्स। भैया आप जिम्मेदारी का बोझ उठा के आगे भाग रहे थे, आगे कौन नहीं बढ़ने दे रहा? नालायक कौन है? फ्रिक्शन है। कौन है बच्चा पार्टी? फ्रिक्शन है। तो यहीं से आप लोगों को चीजों को सीखना और समझना है। चलिए बात करते हैं बढ़िया सा एग्जाम्पल जिसका नाम है पेंगुइन। पेंगुइन सबने देखा होगा, स्नो में मिलता है, हाँ या ना? तो हुआ क्या, ये मस्त आराम से जा रहा था, आपने कहा रुक जा, तेरे को मैं बताता हूं क्या चीज कैसे होगी। आपने इसे पकड़ा, पकड़ के धक्का दे दिया, पकड़ के क्या करा? धक्का दे दिया। आपको लगा मस्त मजा आएगा, अभी छिलविल जाएगा पूरा एकदम, यहां से स्किन विस्किन सब हटेगी, देखने में मजा। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा पेंगुइन कह रहा मस्त धक्का दे, मजा आएगा। पूछा कैसे मजा आएगा? अरे भैया बर्फ में स्लिप होते हुए जाऊंगा। मैंने कहा अरे तेरे को चोट नहीं लगेगी यहां पे, तू रुक नहीं जाएगा? कह रहा नहीं रुकूंगा। मैंने क्यों? कह रहा मेरे पास फ्रिक्शन है ही नहीं, मेरे पास फ्रिक्शन है ही नहीं। मस्त खुश है। कह रहा फ्रिक्शन एब्सेंट है, तो फ्रिक्शन एब्सेंट होने की वजह से मस्त स्लाइड करता हुआ आगे जाऊंगा, हाँ या ना? बोल मेरे लाल। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ गया भैया एक बहुत ही भयंकर टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? इनर्शिया बोलते हैं। अब इनर्शिया को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। इनर्शिया आप ऐसा मानिए कि आपका आलस आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, और एक बार अगर आलस हट गया तो फिर आपको वापस से रेस्ट करने ही नहीं दे रहा है। समझ आ रहा है? ये है इनर्शिया। तो क्या कभी आप लोग बस में लटक कर सवारी करके गए हैं? हाँ या ना? ये देखिए, क्या कभी आप लोगों ने इन जैसे जिम्मेदार, देख कितने सज्जन व्यक्ति हैं ये, देखिए किसी को नीचे जगह नहीं मिली, ऊपर बैठ गया, कह रहा सवारी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नीचे जगह नहीं है हमें बताओ, हम ऊपर बैठेंगे लेकिन सवारी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो पूरा का पूरा एकदम बारात लेकर के लोग आराम से मस्त बैठ गए। ड्राइवर भाई साहब को जब पता चला, जब वो चाय वाय मस्त पी करके आए, तो आराम से आकर बैठे, कह रहे अच्छा मैं बताता हूं, रुक तू थोड़ा। उसके बाद भैया ये रहे आप, अभी हमारा यहां पर एक टॉपिक अटका हुआ है। मैंने बोला ड्राइवर आके बैठा, ड्राइवर ने बैठने के बाद कहा रुक जा, अभी बताता हूं तेरे को कैसे तुम सारे के सारे चढ़ के बैठ गए, अभी बदला लूंगा। तो मेरा क्वेश्चन कि ड्राइवर बदला कैसे लेगा? सिंपल। तो काफी बच्चे बोलेंगे कि उसे मार देगा, पीट देगा। तो क्या लगता है आपको, इन्हें मारेगा पीटेगा? अरे भाई उसकी सवारी है, पैसा मिला है उसे, मजा आएगा, लेकिन वो छत पे नहीं बिठाना चाह रहा। क्यों? अब वो क्या करेगा? अचानक से लगाएगा ब्रेक, चलती गाड़ी में लगाएगा ब्रेक, तो ये लोग आगे गिरेंगे। मैं हिंट दे रहा हूं, उसे समझना। मैंने कहा ड्राइवर चलती गाड़ी में लगाएगा अचानक से ब्रेक और ये लोग आगे जाके गिरेंगे। इनके आगे गिरने का रीजन कौन? क्वेश्चन समझ में आया? उसके बाद ये बैठे आप, ठीक है, दोनों चीजें रिलेट करेंगे। और ये रहा आपका दोस्त नंबर 1। कौन है बच्चा पार्टी? दोस्त नंबर 1। ये रहा आपका दोस्त नंबर 2, मस्त एकदम पीछे बैठ के एकदम टहलता हुआ जा रहा आपके साथ। टहलता तो नहीं है, बैठा हुआ मस्त एकदम उस पे, बाइक पे, बुलेट नहीं है, बाइक है, बाइक नहीं स्कूटी है। अरे भाई क्या हो गया, इस स्कूटी पे मस्त एकदम बैठता हुआ जा रहा, कोई आपत्ति नहीं। आपने कहा अच्छा भाई मेरा ही पैसा लगा हुआ है, मेरी ही स्कूटी में दोनों के दोनों आनंद ले रहे हैं, ऐसे कैसे? और दोस्त साथ में है, कोई थ्रिल क्यों नहीं मिल रहा? आपने मस्त स्कूटी भगाई, मस्त एकदम भगा दी भैया 50 की स्पीड पे। गलियों में 50 बहुत हो, गलियों में भाग भी नहीं पाएंगे। रोड पे ले गए मस्त एकदम 50 की स्पीड पे, 50 की स्पीड पे आपने स्कूटी भगाई, 50 की स्पीड पे भागने लगी। अचानक से आपने मौका देख करके लगा दिए ब्रेक। सारे के सारे दोस्त आ गए, अरे गिराएगा क्या,
ऐसे आज क्या कर रहा तू, एकदम सारे के सारे दोस्त कहां, आगे की तरफ गिर गए। जैसे ही सारे दोस्त आगे गिरे तो उनके आगे गिरने का रीजन कौन, अब समझ में आया। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इन दोनों के पीछे का रीजन है इनर्शिया। होता क्या है कि जब भी आपकी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती है, मान लेते हैं आपने उठे, आपने चलना शुरू करा, आप चल रहे हैं, तो आप जब चल रहे हैं तो आपकी बॉडी अब कहेगी मस्त मजा आ रहा है, एकदम भयंकर, कोई आपत्ति नहीं, अब बस चलता रहे, रुकियो मत। तो उसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जैसे ही आप लोगों ने यहां पर देखा कि हो क्या रहा है, जब भी एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर चलती है यानी मूव करती है, ये मतलब मोशन में होती है, तो वो चाहती है कि अब बॉडी जो मोशन में है वो मोशन में ही रहे, बिल्कुल भी ना रुके। तो उसे बोलते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है। और अगर हम लोग बात करें कि बॉडी अगर रुकी हुई है तो वो रुक ही जाए, फिर वो आगे की तरफ मूव ना करे, बिल्कुल भी आलस में है तो आलस में ही पड़ी रहे, तो उसे बोलते हैं इनर्शिया एट रेस्ट। तो अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चा पार्टी इनर्शिया के डिफाइन को। तो इनर्शिया क्या कहता है, देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट चेंज, क्या कहता है, टू रेजिस्ट चेंज इज कॉल्ड इनर्शिया। इट मींस कि जो भी बॉडी होगी वो अपने अंदर चेंज को नहीं लाने देगी, और जब तक चेंज आएगा नहीं, बदलाव कैसे होगा। तो इट मींस कि इनर्शिया किसी भी तरीके के बदलाव को नहीं चाहता, ये चाहता है जैसा है वैसा ही रहे, वैसा ही चलता रहे, कोई आपत्ति नहीं, अच्छा है अच्छा ही रहे, बुरा है बुरा ही रहे, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और जब ऐसी कंडीशन बनती है तो उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों इनर्शिया। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब हो गया, दो टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया एट रेस्ट। एक तो हम लोग बात करेंगे इनर्शिया हमारे पास कितने टाइप का होता है, एट मोशन, यानी मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तब, और एक और होता है जिसे हम लोग बात करते हैं इनर्शिया एट रेस्ट। इनर्शिया एट रेस्ट जब आप लोग बात करते हैं रुकी हुई कंडीशन की। तो ये हमारे पास दो टर्म आते हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, एक होता है मोशन और एक होता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है रुका हुआ, रेस्ट का मतलब क्या हुआ, बॉडी कैसी है बच्चा पार्टी, बॉडी है रुकी हुई, रुकी हुई, ये देखिए बॉडी है रुकी हुई, मतलब चल नहीं रही है, आराम से रुकी हुई है मस्त, तो वो चाहेगी कि रुकी रहे, बॉडी चाहेगी रुकी रहे। और यहां पर क्या बच्चों, बॉडी मूव कर रही है, आप लोग ध्यान से देखें, बॉडी क्या कर रही है, यहां पर मूव कर रही है, ये देखो यहां पर बॉडी मूव कर रही है और यहां पर बॉडी कैसी है, रुकी हुई है। तो इसे बोला गया इनर्शिया एट रेस्ट, और ये हो गया इनर्शिया एट मोशन, दैट्स इट, ये होता है हमारा इनर्शिया। आगे चलते हैं बच्चा पार्टी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक बड़ा ही भयंकर सा टॉपिक जिसे हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और ये जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमारे पास है, ये होता है बच्चों, तीन लॉ होते हैं इसके, एक होता है फर्स्ट लॉ, एक होता है सेकंड लॉ, एक होता है थर्ड लॉ। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, अभी फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं, फिर सेकंड और थर्ड की बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके चीजों को हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का मतलब क्या होता है, एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं इनर्शिया की तरह होता है, तो कुछ कुछ आइडिया आपको मिल गया होगा कि बॉडी मूव कर रही है तो मूव करना चाहेगी, हाँ या ना। चलिए, एन ऑब्जेक्ट स्टे एट रेस्ट एंड मूविंग ऑब्जेक्ट कीप मूविंग, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा। तो क्या आपको यहां से इनर्शिया की याद आ रही है, भाई साहब भयंकर याद आ रही होगी, एकदम मस्त, समझ रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन विद द सेम स्पीड unless an external force is applied. This is also called the law of inertia. तो क्या बोला मैंने एक चीज बोली आपको, जब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, टेक्निकल साइड करते हैं, समझते हैं चीजों को। देखिए, मान लेते हैं फुटबॉल है, रखी हुई है, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये रखी हुई तो रखी रहना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं एकदम से अदृश्य शक्ति आई इसे मूव करना शुरू कर दे, नहीं हो सकता ना। जब तक आप लोग बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे, घूसा नहीं मारोगे, लात नहीं मारोगे, तब तक ये बॉल आगे मूव नहीं करेगी। तो वही तो बोलना चाह रहा है ये कह रहा है कि जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट पर बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो ऑब्जेक्ट आगे मूव नहीं करेगा। बहुत सिंपल सी चीज है, क्लियर हुआ। तो आपको इसे मूव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा पार्टी, या तो लात मारेंगे आप या इसमें घूसा मारेंगे, हाँ या ना, मतलब बाहर से आपको फोर्स इसमें लगाना ही पड़ेगा। तो आपने क्या करा, जैसे ही आपने इसमें बाहर से फोर्स लगाया, ये देखो बाहर से फोर्स लगाया, चलना शुरू कर दिया, ऑब्जेक्ट ने क्या करा, मूव करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही आपने इसमें ऐसे लात मारी, खींच के ऐसे लात मारी एकदम, ये भयंकर घूसा मारा,
तो क्या हुआ यहां पर, इसने चलना शुरू कर दिया। यानी कि जब तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है वो रुका रहना पसंद करेगा, और जब आपने बाहर से लात मार के उसे चला दिया तो अब ऑब्जेक्ट चलता रहेगा, वो रुकना पसंद नहीं करेगा। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कोई दूसरा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगकर उसे रोक ना दे। कहने का मतलब ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहे, जब तक उधर से पलट के कोई फोर्स नहीं लगाएगा तब तक ये नहीं रुकेगा। क्या इतना क्लियर है क्या बच्चा पार्टी, हाँ या ना? तो एक बात बताओ, क्या आपको ये वाला जो लॉ था, ये जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, इनर्शिया की तरह नहीं लगा? इनर्शिया में भी तो यही बात करी थी हमने, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है रुका रहना पसंद करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा, हाँ या ना? वो मूव करना पसंद करेगा, वो रुकेगा नहीं। सिंपल, यही चीज तो हम लोगों ने यहां पर न्यूटन में पढ़ा। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भैया हमारे बहुत भयंकर सेकंड लॉ की। तो सेकंड लॉ हमसे क्या कहता है, न्यूटन भाई साहब का सेकंड लॉ पढ़ते हैं। ये कहता है द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल सी चीज है, फोर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, मास इनटू में एक्सेलरेशन। ये देखिए, ये कह रहा आपसे मस्त एकदम, ये देखिए, ये बढ़िया ऐसे बंद कर दिया, ब्रैकेट में लगाया यहां पर हमने। क्लियर, डन। फोर्स इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, ये कहना चाह रहा है। आप समझो एक एग्जांपल से, ये तो हमने पढ़ ही लिया। एक टीचर थी, बड़ी सुंदर कन्या थी। सुंदर कन्या आकर के खड़ी हो गई, इसने बोला मैं तेरे साथ कॉफी पीने चलूंगा, इस बच्चे ने बोला मैं तेरे साथ कॉफी पीने चलूंगा। सुंदर कन्या ने खेला एक गेम और रच डाला एक बहुत भयंकर सा चक्रव्यूह। उसने बोला यहां पर चक्रव्यूह बस पत्थर का था और किसी चीज का नहीं। उसने कहा मैं भी कॉफी पीना चाहती हूं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के साथ। कोई एक ही होगा जो मेरा दोस्त बनेगा और मैं उसके साथ कॉफी पीना पसंद करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा एक टास्क। दोनों जने लग गए। इसने बोला क्या, ये चाहती थी, इसने क्या करा, ये चाहती थी कि इस व्यक्ति के साथ मैं ए और बी नाम दे देता हूं जिससे आप लोग समझ जाएं। ये हो गया हमारे पास ए व्यक्ति, ये हो गया हमारे पास बी व्यक्ति। ये जो महिला थी ये चाहती थी, जो सुंदर कन्या थी, ये चाहती थी बी वाले बच्चे के साथ कॉफी पीना, दोस्ती करना। बहुत सिंपल सी चीज है। तो कहा ठीक है। तो ये भी चाहता था और ये भी चाहता था कि मैं इसके साथ कॉफी पीऊं, लेकिन दिक्कत क्या थी कि यहां पर इसने रच दिया एक क्या, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह में इसने क्या करा, एक बड़ा पत्थर लिया और एक छोटा सा पत्थर लिया। क्योंकि ये बच्ची जानती थी फिजिक्स। क्या जानती थी ये महिला? फिजिक्स जानती थी। इसने कहा अगर मैंने बड़ा पत्थर दिया तो उसे खींचने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है यार, ये तो सही कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। इसने बड़ा वाला पत्थर दिया ए वाले बच्चे को और छोटा वाला पत्थर दिया बी वाले बच्चे को, और कहा जिसने पत्थर खींच दिया, सबसे पहले जिसने पत्थर खींच दिया कम फोर्स लगा करके, मैं उसके साथ चलूंगी कॉफी पीने। सिंपल। तो यहां पर क्या हुआ भैया, ए वाला व्यक्ति पूरा जोर लगा रहा है, एक बार है पूरा जोर एकदम भयंकर पीछे तक, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके पीछे का रीजन क्या था भैया, जब मास बड़ा हो गया तो फोर्स भी बड़ा हो गया। क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा ना दैट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यानी कि जब मास बड़ा हो गया तो फोर्स भी तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, फोर्स भी बड़ा हो गया। और जब आपका मास छोटा हो गया तो भैया फोर्स भी छोटा हो गया। इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रेशो। समझ रहे हैं ना? मास बड़ा हो गया तो फोर्स भी बड़ा हो गया, मास छोटा हो गया तो फोर्स भी छोटा हो गया। तो इसी वजह से बी वाले व्यक्ति ने बहुत आसानी के साथ पत्थर को खींच लिया और इसके साथ कॉफी को एंजॉय किया। तो वहीं ए वाला व्यक्ति पत्थर को लेकर के इस तरीके से खींचता रहा, लेकिन कोई असर उसे नहीं दिखा, क्योंकि वहां पर लगने वाला फोर्स ज्यादा था। क्या इतना क्लियर है? समझ आ रहा है बच्चा पार्टी? ये था हमारे पास कौन सा लॉ, सेकंड लॉ। क्या इतना क्लियर? अब चलते हैं हमारे सबसे भयंकर टॉपिक जिसका नाम है, ये जो न्यूटन का लॉ है ना, मेरे को सबसे बढ़िया लगता है थर्ड लॉ। सच बता रहा हूं मैं, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बढ़िया जो मेरे को लॉ लगता है वो है भैया थर्ड लॉ। एकदम भयंकर, मस्त, मजेदार। पूछा जाए क्यों, ऐसा क्या है इसमें? मान लेते हैं कि आप आराम से खड़े हैं, आपने सोचा आज तो कुछ मनोरंजन हुआ ही नहीं, मेरा दोस्त मेरे सामने खड़ा है, आपने इधर देखा, इधर देखा, ऊपर देखा और सोचा यार क्या किया जाए जो मजा आ जाए। कोई थ्रिल नहीं हुआ, सुबह से डांट खाइए इधर से उधर, कोई मजा नहीं आया। कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जाए, मजा आ जाए। तो आप खड़े थे इधर, ये हरकत आपने अपने स्कूल में जरूर की होगी। आप इधर खड़े थे, आपका दोस्त इधर खड़ा था। मैंने बोला आप यहां खड़े थे, आपका दोस्त इधर खड़ा था। आप आए पीछे से हाथ लेकर, आपने पट्ट से चाटा मारा और हाथ आ गए।
और इधर तो देखने लगे भैया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वहीं आपका दोस्त चिल्लाया किसने मारा, आपने कहा कौन मार के भाग गया भैया, मेरे भी मार के भागा। बहुत बार हुआ होगा, हाँ या ना। तो आपने क्या करा, आप यहां पर खड़े थे, आपने ऐसे हाथ मारा, तो जब आपने उसके चाटा मारा उसे चोट लगी, साथ में आपके हाथ पे भी तो थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा ना, हाथ पे भी तो थोड़ा सा जोर पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, देखिए, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी आप एक्शन करेंगे उसका आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। अब यहां पर देखिए, जैसे कि आपने यहां पर देखा, क्या देखा आपने भैया, एक्शन हो रहा। कौन सा एक्शन हो रहा है यहां पर, पहले समझ तो लो। पूछा गया भैया कौन सा एक्शन हो रहा है, तो कौन से एक्शन में आपने कहा कि एक गन थी, गन को आपने ऐसे शूट किया, मस्त एकदम भयंकर। तो जब गन से गोली आगे निकलती है तो गन भी तो पीछे की तरफ मूव करती है। मान लो ये गन है, मैंने ऐसे शूट करा, ऐसे शू, तुरंत मैं भी हल्का सा पीछे हो जाऊंगा, हाँ या ना। चाहे कितना भी बड़ा प्रोफेशनल हो भैया, तब भी फोर्स तो पीछे लगेगा ना। तो जब आगे की तरफ को गोली गई और पीछे एकदम से फोर्स लगा, तो पीछे एकदम फोर्स लगने वाली चीज क्या है, क्या बोलेंगे इसे, ये हो गया हमारे पास रिएक्शन। इसे बोलते हैं रिकॉइल। रिकॉइल मतलब गन का पीछे आना। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, गन का पीछे की तरफ आना। क्या इतना समझ में आ रहा है आपको, मस्त मजेदार। चलिए नेक्स्ट आया भैया, आपने बॉक्सिंग करी, ये लीजिए बॉक्सिंग की, और बॉक्सिंग करके अपने दोस्त के मुंह पे दे मारा एक घूंसा, बढ़िया, दोस्त सामने खड़ा, एक घूंसा लिया, पंच एकदम दे मारा। जैसे ही आपने उसमें पंच दिया तो हुआ क्या, उसके तो यहां पर चोट लग गई। जो आपका दोस्त था जो यहां खड़ा हुआ है उसके तो यहां चोट लग गई, लेकिन आपके हाथ में भी तो रिफ्लेक्स आया ना। रिफ्लेक्स मतलब आपके हाथ को भी तो लगा, थोड़ा सा, थोड़ी सी चोट तो लगी है हाथ पे। तो उसी चीज के लिए हम लोग बोलते हैं बच्चा पार्टी रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, रिएक्शन। ये देखिए ये रहा, उसे बोलते हैं रिएक्शन। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप, हाँ या ना। ये देखिए मस्त एकदम। नेक्स्ट आया, आप बोट से उतरना चाह रहे थे, तो आपने क्या करा, बोट के ऊपर पैर रख के आपने जैसे ही आगे की तरफ बढ़े तो बोट पे पीछे फोर्स लगाया होगा, आपने पैर पीछे किया होगा, तो बोट आगे पीछे खिसक गई और आप आगे बढ़ गए। समझ आया। कहने का मतलब यह होता है कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति को चांटा मारें, या आप दीवार में घूंसा मारें, या आप कहीं भी फोर्स लगाएं, तो जो पलट के आपके ऊपर फोर्स लगता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, यानी कि माइनस के साइन से रिप्रेजेंट होता है। क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना। तो अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं इस पर लगने वाला जो फोर्स है, ये देखिए, यहां से थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं इसे लिया हमने ए, इसे लिया हमने बी, तो आपने जब ए पे फोर्स लगाया तो ए आगे भागा है, तो ऐसी कंडीशन में ए पर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू माइनस में बी पर लगने वाला फोर्स, ये होता है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन। माइनस साइन क्या बता रहा है बच्चा पार्टी, माइनस साइन बता रहा है डायरेक्शन। क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना, समझ आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा, अब आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम कराने से पहले एक फटाफट से छोटा सा एक क्विक रिवीजन देखते हैं हम लोगों ने आज की स्लाइड में क्या क्या चीजें पढ़ ली है, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे आगे का सारा कुछ भयंकर सा टॉपिक जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या नाम बच्चा पार्टी, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो हमने सबसे पहले पढ़े टॉपिक के अंदर हम लोगों ने पढ़ा मस्त तरीके से एकदम कि सबसे पहले फोर्स क्या होता है। तो आपने बताया कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है कि कोई भी आप एक्सटर्नल मतलब पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ऐसी कंडीशन मतलब आपने किसी चीज को खींच लिया, किसी चीज को धक्का दे दिया, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फोर्स। फोर्स कितने टाइप का, दो टाइप का, एक होता है फ्रिक्शनल, एक होता है नॉन फ्रिक्शनल। तो फ्रिक्शन वाले में हमने क्या पढ़ा, वो याद आ रहा है, जिम्मेदारियों का बोझ। पीछे लटका करके जब मैं चल रहा था आगे, तो वो जो पीछे मेरे पास बॉक्स मेरे साथ साथ आ रहा था, लेकिन मुझे दिक्कत हो रही थी ना खींचने में, तो जब मैं रोड पे चलते बॉक्स खींच रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन को मैंने क्या बोला, उसे रोकने वाला जो होगा पीछे अपोजिट में लगने वाला फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। और जैसे ही आपने वहां पर हर जगह सर्फ का पानी फैला दिया, मैंने बोला हर जगह सर्फ का पानी फैला दिया, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि फ्रिक्शन हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। फ्रिक्शन के खत्म होते ही आपके गिरने के चांस बढ़ गए। क्यों, क्योंकि अब वो सरफेस बन गया है नॉन फ्रिक्शनल। कैसा सरफेस बना मेरे लाल, वो बना है नॉन फ्रिक्शन। क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, हाँ या ना, मस्त मजा आ रहा। इसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा बढ़िया सा, इनर्शिया। और इनर्शिया के अंदर हमने जाना कि भैया जो इनर्शिया होता है ना, वो होता है आलसी। मैं वापस से बोलता हूं, इनर्शिया होता है आलसी, वो अपने अंदर चेंज नहीं चाहता। हमें इसी तरीके से पढ़ना है।
मैंने बोला इनर्शिया होता है कैसा, आपने कहा आलसी। मैंने कहा इनर्शिया अपने अंदर चेंज नहीं चाहता। तो जब इनर्शिया अपने अंदर चेंज नहीं चाहता तो वो क्यों चाहेगा कि जब वो चल रहा है तो वो रुके, या रुका है तो चलने लगे। समझ आया? कंफ्यूज तो नहीं हुए? इनर्शिया चेंज नहीं चाहता। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुके रहना पसंद करेगी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करते रहना पसंद करेगी, हाँ या ना? इतनी सी चीज थी। इसके बाद आपने पढ़ा इनर्शिया होते हैं दो टाइप के। जब आपकी बॉडी रुकी हुई है, भाई साहब जब बॉडी रुकी हुई है तो उस चीज के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया एट रेस्ट। और जब आपकी बॉडी मूव कर रही है तो इनर्शिया एट मोशन। क्या समझ में आया? इतना क्लियर है, हाँ या ना? फिर हमने पढ़े न्यूटन बाबा के दिए हुए 3 लॉ। 3 लॉ हमने कौन कौन से पढ़े? एकदम भयंकर तरीके से पढ़ते हैं। 3 लॉ हमने पढ़े। लॉ नंबर 1 यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर आप कोई भी बॉडी को रुके हुए देखते हैं तो वो रुकी रहती है। देखते हैं मतलब कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, आगे मूव नहीं करेगी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करते रहना पसंद करेगी। फुटबॉल वाला एग्जांपल याद आ रहा है? मैंने कहा था फुटबॉल रखी हुई है, तो आपने कहा हाँ सर रखी हुई है। फुटबॉल रखी तो रखे रहना पसंद करेगी ना, क्यों खुद से मूव करेगी? उसके कोई खुजली थोड़ी हो रही है दिमाग में, हाँ या ना? तो वो क्या होगा? यहां पर रुक के रहेगी। और अगर आपने उसमें लात मार दिया, फिर घूंसा मार दिया या हाथ से धक्का दे दिया तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? आगे मूव करना शुरू करेगा, आगे मूव करना शुरू कर देगा। और उस टाइम पर क्या होगा कि जब तक कोई दूसरा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आके उसे रोक नहीं देता तब तक वो ऑब्जेक्ट आगे मूव करता रहेगा। इतना क्लियर हुआ? तो इस चीज के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? इनर्शिया से हमने रिलेट किया और पढ़ा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो वहीं सेकंड लॉ वो याद आ रहा होगा, कॉफी, मैडम, बच्चे, याद आ रहा है? वो सुंदर कन्या, महिला, जो भी मैंने बोला था। मैंने कहा था ना कि दोनों चाहते हैं कॉफी पीना, लेकिन उसने क्या करा था? एक चक्रव्यूह रच दिया था। चक्रव्यूह की रचना कुछ इस प्रकार थी मेरे लाल, चक्रव्यूह की रचना कुछ इस प्रकार थी कि एक व्यक्ति को दिया गया बहुत बड़ा पत्थर और एक व्यक्ति को दिया गया छोटू सा पत्थर। तो छोटू सा पत्थर था, उसे खींचना आसान, क्योंकि मास कम था तो फोर्स भी कम लगा। मास ज्यादा हो गया, फोर्स भी ज्यादा हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ? जो व्यक्ति जिसके पास मास बहुत ज्यादा था बेचारा हार गया, कॉफी नहीं पी पाया। किसके साथ? दीदी के साथ। अरे हाँ या ना? और साथ ही आपने देखा कि दूसरा बच्चा जो था वो मस्त आराम से कॉफी पीने चला गया, तो वहीं दूसरे बच्चा अब भी उसे खींचे जा रहा। लेकिन मास ज्यादा है बेटा, मास ज्यादा होने की वजह से वो मूव नहीं करेगा, हाँ या ना? चलिए, इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद अब आइए आप लोग इस टॉपिक पे, जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। बेसिक से पढ़ाऊंगा, बढ़िया पढ़ाऊंगा और बहुत सीरियस होकर आपको सुनना है, क्योंकि यहां तक जो हम पढ़ते हुए आए ये कहीं ना कहीं रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ थे। अब जो आप चीजें पढ़ेंगे ये डायरेक्टली अप्लाई होंगी आपकी जाकर के नीट के क्वेश्चंस में। और जो भी कराऊंगा भाई साहब, मैं फिर बोल रहा हूं कि जो भी कराऊंगा वहां से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये बात की गारंटी है। ध्यान रखियो, अपने रवि भैया की बात याद रखियो, जो करा दिया यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है क्या है? कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं। मैंने बोला फ्री बॉडी का मतलब क्या हो गया कि एक बॉडी है, उसके ऊपर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या इतना क्लियर है? तो मैंने बोला कि एक बॉडी पर, बढ़िया करके लिखते हैं इसे एक बार, है ना, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। मैंने बोला एक बॉडी पर टोटल लगने वाले फोर्स, टोटल लगने वाले फोर्स, मैंने बोला एक बॉडी पर टोटल लगने वाले फोर्स बताना ही फ्री बॉडी डायग्राम होता है, हाँ या ना? टोटल लगने वाले फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम से पता चलेगा। फ्री बॉडी डायग्राम से पता चलेगा। बोल मेरे लाल, हाँ या ना? ये देख, ये सिंपल सी चीज। मैंने कहा एक बॉडी पर टोटल लगने वाले कितने फोर्सेस है, किससे पता चलेगा? फ्री बॉडी डायग्राम से पता चलेगा। अब आप लोग ना यहां पर एक डायग्राम देख पा रहे होंगे जहां पर मास m रखा है और साथ में रखा है हमारे पास एक नीचे सरफेस है। क्या इतना क्लियर है? मैं फटाफट से आपको इसे समझाता हूं। एक बढ़िया चीज पे चलते हैं भाई। ये देखो, मैंने एक ब्लैंक स्लाइड ले ली है, उससे हम लोग बड़े मस्त तरीके से सीखेंगे। मान लेते हैं ये हमारे पास एक बॉक्स है। क्या है बच्चा पार्टी? एक बॉक्स है। यहां पर नीचे की तरफ हमारे पास एक सरफेस है, ये m है। समझ रहे? ये वही डायग्राम है जो पहले बना हुआ था। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और फिर बोल रहा हूं
बस थोड़ी सी देर, बिल्कुल थोड़ी सी देर सीरियस होकर इस डायग्राम को समझना, मस्त मजा आएगा, सच में मजा आएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट फंसते हैं भाई साहब, डायरेक्ट नीट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये पढ़ लिया, चीजें खत्म, चीजें खत्म। ये देखो सिंपल सी चीज है, जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो दोनों सरफेस को अलग कर लो। अब ये एम मास रखा है नीचे जमीन पर, हाँ या ना, ये ऐसे जमीन बना दी हमने, ये ले तो ये जमीन पर रखा है, तो हमने क्या करा, दोनों को अलग कर लिया। तो मैं बोलूंगा भैया एक लगने वाला फोर्स ये रहा, एक ऊपर की तरफ को फोर्स लग रहा है मास एम का, और ये आपका नीचे लग रहा था, ये एम मास था और ये आपकी धरती थी। क्या इतना क्लियर? ये अर्थ है, सरफेस है आपके पास। तो एक बात बताओ, जैसे ही आपने अलग किया, आपने, ये मेरा हाथ है, अब एक बहुत बड़ी एग्जांपल से आप लोग समझे, सब भूल जाओ अभी मेरी चीज को समझो, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसे समझो। मेरा हाथ, ठीक है, एक सरफेस हो गया, ये मेरे पास एक मार्कर है, मैंने उठा करके इसे अपने हाथ के ऊपर रखा। मैं फिर बताता हूं, मेरा हाथ एक सरफेस हो गया, सिंपल फ्लैट सरफेस, मैंने इसे उठाया, एक वेट को, मार्कर को, और उठा करके अपने हाथ के ऊपर रख लिया। ये देखो, अब एक बात बताओ, अगर इस मार्कर का वेट, इस मार्कर का जो वजन है मेरे हाथ के लगने वाले फोर्स से ज्यादा होगा, तो नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही होगी, ये नीचे मूव करेगा। समझ आ रहा है? नीचे की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर मेरा हाथ इसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगाए तो ये कहां मूव करेगा? ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर रखते हैं, यानी सरफेस पर रखा, तो नीचे से लगने वाला फोर्स एक ऊपर होगा, ऊपर लगेगा एन। क्या लगेगा बच्चा पार्टी? एन। और वहीं नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जिसे बोला जाएगा mg, जो किसकी वजह से लगेगा? इस बॉक्स की वजह से। कहने का मतलब ये एन जो लगा, इसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं भैया? नॉर्मल रिएक्शन। ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन, और ये हो गया आपका नीचे लगने वाला फोर्स mg। क्या इतना क्लियर? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है सरफेस की वजह से, mg लग रहा है बॉक्स की वजह से। मैं यहां पर लिख देता हूं, n किसकी वजह से है? n है सरफेस की वजह से। ये देखिए, n किसकी वजह से? n सरफेस की वजह से। ये देखिए, n किसकी वजह से बच्चा पार्टी? सरफेस की वजह से। तो वहीं पर mg जो है, मैंने बोला है वहीं पर mg जो है किसकी वजह से? बॉक्स की वजह से। mg किसकी वजह से? बॉक्स की वजह से। और इवन ग्रेविटी की वजह से लिखो, ज्यादा बढ़िया है। बॉक्स पर बेसिकली क्या हो रहा है यहां पर? ग्रेविटी की वजह से। क्या इतना क्लियर है? mg किसकी वजह से? ओके, mg किसकी वजह से? यहां पर ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से। ये देखिए, तो n आपका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगने वाला, सरफेस की वजह से, mg नीचे लग रहा है। क्या इतना क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं आगे की तरफ को चलना चाहूंगा एक बार आपके साथ। ये देखिए, इसे थोड़ा सा ना और विस्तार से समझते हैं। मान लेते हैं मैंने यहां पर एक बॉक्स ऐसे बनाया, नीचे सरफेस रखा, ये mg था, सॉरी ये m था, ठीक है, नीचे हमने लगाया सरफेस। अब एक फोर्स भी लग रहा है यहां पर F, और ये सरफेस कैसा बच्चों? फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सारा का सारा सरफेस हमारा फ्रिक्शनलेस रहेगा। क्या इतना क्लियर है? मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाए। अभी हम सारा का सारा किसकी वजह से पढ़ेंगे? अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शनलेस, यानी जहां पर कोई भी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होगा। ये देखो, फ्रिक्शनलेस का मतलब कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। जब कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट ही नहीं है तो इसका मतलब बॉडी को कोई अपोज करेगा ही नहीं। सिंपल सी चीज है, हाँ या ना? चलिए, तो ये आप लोगों को समझ में आया कि एन नॉर्मल रिएक्शन किसकी वजह से? सरफेस की वजह से। mg नीचे लगने वाला ग्रेविटी की वजह से। नेक्स्ट हमने बात किया, एक और स्टेप आगे बढ़े हम लोग, और हम लोगों ने यहां पर सीखा, क्या सीखा? कि एक बॉक्स है, नीचे सरफेस, वही पहले वाला, एक फोर्स एक्स्ट्रा अप्लाई हो गया उसमें राइट साइड में। तो अब कंडीशन क्या बनेगी? और यहां पर मैं बोलता हूं कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन आप लोग क्या ऐसे लिखें, फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? 0। तो इसे कंसीडर नहीं करना अपने को, अपन को इसे कंसीडर करना ही नहीं है। हम बात करते हैं बच्चों इसके फ्री बॉडी डायग्राम की। मैं FBD लिख देता हूं। FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत सही। चले बच्चा पार्टी, ये देखिए, यहां से हम लोग आए और ये हमने क्या करा? एक m मास को रखा, ठीक है, ऊपर लगने वाला सरफेस की वजह से फोर्स, याद आ रहा है? तुरंत दो फोर्स लगते हैं। जैसे ही आपने एक सरफेस पे दूसरा सरफेस रखा, इस पे तुरंत दो फोर्स लगेंगे, एक ऊपर की तरफ हाथ की वजह से और एक नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से। क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना? तो आपने कहा ऊपर लगने वाला फोर्स, मैंने कहा ऊपर लगने वाला फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लगने वाला फोर्स mg, और यहां पर लगने वाला फोर्स F। क्या इतना क्लियर है? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ना ही ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा और ना ही ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा? आप ध्यान से देखिए, वो आराम से रखा हुआ है। वापस समझते हैं, मेरा हाथ, ये मार्कर मैंने ऐसे रख दिया,
अब इस पे एक फोर्स लग रहा है, आगे की तरफ लग रहा होगा या पीछे की तरफ लग रहा होगा, कहीं भी लगे, लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है? नो। क्या ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है? नो। क्यों? क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। जो नॉर्मल रिएक्शन है उसने mg को बैलेंस किया हुआ है। तो आप लोग यहां पर क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी? आप लोग यहां पर बोलेंगे कि जो आपके पास n है, जो आपके पास n है वो किसके बराबर है? n बराबर mg। n बराबर mg के है, यानी कि n ने mg को बैलेंस किया है। समझ आ रहा है? अगर n ज्यादा होता तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करता, mg ज्यादा होता तोड़ के नीचे चला जाता। क्या इतना समझ आ रहा है भाई? आपके पास स्टडी टेबल होती है, सिंपल सी चीज समझिए आप लोग। आपके पास क्या है? स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल आपके पास है, अगर उस पर आप एक लिमिट से ऊपर बोझ रख दोगे तो क्या वो टूट नहीं जाएगी? हाँ या ना? जब आपने स्टडी टेबल के ऊपर एक लिमिट से ऊपर अगर बोझ रख दिया तो क्या वो टूट नहीं जाएगी? तो टूटने के पीछे का रीजन क्या है? कि जो वेट है वो बढ़ गया, यानी जो आपका W है, यानी कि जो आपका mg है वो ज्यादा हो गया। इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं W, यानी वेट। क्या इतना क्लियर? जो W है ये आपके mg के जो है ये ज्यादा हो गया। किससे ज्यादा हो गया? n से। क्या इतना क्लियर है? अब एक चीज और लिखता हूं, उससे सब इमेज आपकी क्लियर हो जाएगी मस्त एकदम। ये देखो, चिंता मत करो, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने ना दूर दूर बना दिया, ये समझ आया? मैंने दूर दूर बनाया और मैंने आपसे कहा कि बच्चा पार्टी ऊपर की तरफ लगने वाला n, नीचे की तरफ लगने वाला mg। अब यहां से ना हम लोग 3 केस को पढ़ेंगे, 3 केस पढ़ेंगे मस्त एकदम, ताकि आप लोग का जो डाउट है ना वो बिल्कुल एकदम खत्म, बिल्कुल भयंकर। मैंने कहा ना इस क्लास के बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन लगेंगे। सबसे पहला केस, जब आपका n बराबर हो जाए mg, पहला केस। दूसरा केस, अगर आपका n ज्यादा हो जाए mg से। तीसरा केस, अगर आपका n छोटा हो जाए mg से। मैंने कहा मैंने तीनों केस ही समझा दिए, बात ही खत्म कर दी मैंने किस्सा ही खत्म कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे आप लोग कि अगर n बराबर mg के है तो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होगी, जो मूव करेगा वो क्या होगा? खत्म, एब्सेंट। भाई ना ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा ना डाउनवर्ड जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि यहां पर दोनों कैसे फोर्स हैं? बराबर एकदम। ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चों क्या होगा? अगर n ज्यादा हो जाए तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा अपवर्ड। तो ऑब्जेक्ट यहां पर मूव करेगा, कैसे मूव करेगा बच्चों? अपवर्ड। मैंने कहा ऑब्जेक्ट मूव करेगा अपवर्ड, लेकिन सोचो mg ज्यादा हो जाए, नीचे लगने वाला फोर्स ज्यादा हो जाए तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा भैया? डाउनवर्ड जाएगा। समझ आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा डाउनवर्ड। कैसा मूव करेगा? डाउनवर्ड। क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना? ये होता है हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम। आगे चलते हैं और सीखते हैं, हम इसे अप्लाई करना सीखेंगे। क्या इतना क्लियर? अब चाहे टेंशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट टेंशन और फोर्स बराबर होते हैं, याद रखना, टेंशन और फोर्स बराबर होते हैं। इस चीज को हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना? चले बच्चों, चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो पुली के केस के ऊपर भी हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फ्रिक्शनलेस है, समझा रहा हूं, एक बार में समझ आ जाना चाहिए। नहीं आया तो मैं बताऊंगा दिक्कत किस बात की, डर मत मेरे लाल। ये देखो बढ़िया डायग्राम लेते हैं एकदम भयंकर सा। ये देखिए, मान लेते हैं ये पुली है। पुली जानते हो ना क्या होता है? पुली मतलब वो जो गांव में पहले कुएं से पानी निकालने के लिए लगा दिया जाता था, पहिया। पुली मतलब पहिया। मान लेते हैं आपने यहां पर 2 वेट को हैंग करा। कितने वेट को हैंग करा बच्चा पार्टी? 2 वेट को हैंग करा, एक ये और दूसरा ये। क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना? क्या इतना समझ पा रहे हैं आप? ये देखिए, एक वेट ये रहा और दूसरा वेट ये रहा। मैंने बोला ये है m1 और ये है m2। क्या इतना क्लियर? और ये हमारे पास पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली है। कैसा पुली है बच्चों? ये फ्रिक्शनलेस है। ये देखिए, फ्रिक्शनलेस पुली आपके पास आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब जिसमें कोई भी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब आप इसका FBD बनाएंगे, FBD मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? फ्री बॉडी डायग्राम। क्या इतना क्लियर है? हम इसे थोड़ा सा खिसका के साइड में को ले जाएंगे, थोड़ा सा। चलिए अब फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो हमेशा याद रखना टेंशन ऊपर लगेगा। भाई मान लेते हैं मैं पतंग उड़ा रहा हूं, क्या इतना क्लियर है? तो क्या मेरी उंगली में खिंचाव ऊपर की तरफ रहता है, चाहे मैं ढील दूं उसे या वहां से खींच लूं फटाफट, या तो मैं उसे छोड़ूं या खींचूं, लेकिन टेंशन ऊपर की तरफ रहता है ना बच्चा पार्टी? हाँ या ना? तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो हमारे पास ऐसी कंडीशन में क्या चीज देखने को मिलेगी? फ्री बॉडी डायग्राम में एक बनाता हूं मैं m2 के लिए और एक बनाता हूं मैं m1 के लिए। अंदर लिख देता हूं जिससे ये दिक्कत खत्म हो जाए। चलिए, ये बनाया m1 और ये हो गया हमारे पास m2। अगर हम बात करते हैं
m2, और मैंने यहां पर एक केस ले लिया, मैंने कहा कि दैट m1 इज ग्रेटर देन m2। अब आप जो चाहें वो ले लें, लेकिन मैंने एक केस ले लिया दैट m1 इज ग्रेटर देन m2। अब जो बड़ा है, कौन बड़ा है? m1, तो m1 की तरफ नीचे आ रहा होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये पुली ऐसे चल रहा होगा? समझ आया? मैंने कहा m1 ज्यादा है m2 से। कितना ज्यादा है मुझे नहीं पता, लेकिन m1 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? m2 से। तो जब ज्यादा है तो फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ये ऐसे मूव करेगा, m1 नीचे और m2 ऊपर की तरफ, हाँ या ना? तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसे यहां पर भी समझाना चाहूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि टेंशन इसमें यहां पर और इसमें टेंशन यहां पर, हाँ या ना? m1 बड़ा है m2 से, तो एसिलरेशन इसमें हो गया डाउनवर्ड और यहां पर एसिलरेशन हो गया अपवर्ड। क्या इतना समझ में आया? भाई ये ऊपर मूव करेगा ना, ऐसे खिसक जाएगा, सिंपल सी चीज, बहुत इजी। क्या इतना क्लियर? और एक बात याद रखना, जिस साइड में फोर्स लगता है उस साइड में लगने वाले सभी फोर्सेस बड़े होते हैं। ये क्या बोल दिया आपने? अब मेरी बात सुनना, जहां भी आपको फोर्स, गिवन फोर्स आपका बड़ा होता है, अभी आपको सब समझ में आएगा, गिवन फोर्स आपका जब भी बड़ा होता है उस डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस बड़े होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब तक दो बॉडी के बीच में कोई तीसरी बॉडी नहीं आ जाती, जब तक दो बॉडी के बीच में कोई तीसरी बॉडी नहीं आ जाती, तब तक उन पे लगने वाला फोर्स सेम रहता है। मैंने कहा तब तक उन पे लगने वाला फोर्स सेम रहता है। तो ये देखिए आप लोग, यहां पर हम लोगों ने बात की फ्री बॉडी डायग्राम की, तो फ्री बॉडी डायग्राम को जैसे ही मैं यहां से बनाऊंगा तो ये कंडीशन क्या हो गई, एक बार इसे देखेंगे सारे बच्चे, ये देखिए तो क्या हो गया, नीचे लगने वाला m2 इंटू में g, ऊपर लगने वाला टेंशन, टेंशन सेम है। ये दोनों बॉडी मैंने ऐसे ले ली, ऐसे उठाकर अलग रख दी, तो बताओ दो बॉडी तो है, बीच में कोई तीसरी बॉडी तो आ नहीं रही। जब तीसरी बॉडी आ नहीं रही तो टेंशन भी सेम रहेगा। ये क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, ये हो जाएगा m1 इंटू में g और ऊपर हो जाएगा टेंशन। अब मेरा सबसे मेन प्रोसेस है यहां पर इक्वेशंस को बनाना। क्या इतना क्लियर? हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा F इजिकल टू मास इंटू में एसिलेरेशन, यानी फोर्स इजिकल टू मास इंटू में एसिलेरेशन। तो उस चीज को हम लोग यहां पर एक बार देखते हैं। तो यहां पर T बड़ा होगा या m2 बड़ा होगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा? एसिलेरेशन से। जिस साइड में एसिलेरेशन वहां पर लगने वाला फोर्स बड़ा, तो एसिलेरेशन नीचे लग रहा है यहां पर m1 पे, और m1 पे नीचे m1g लग रहा है, तो m1g इज ग्रेटर देन t। तो ये हो जाएगा F बराबर में होता है हमारे पास ma, हाँ या ना बच्चा पार्टी बोलो, हाँ या ना? F बराबर होता है हमारे पास क्या? ma, m1 इंटू ma होता है। ठीक है, ये कैसा फोर्स है? ये नेट फोर्स है। तो जब भी मैं यहां पर नेट फोर्स को निकालना चाहूंगा तो नेट फोर्स मेरे पास कितना आ जाएगा? नीचे से माइनस कर दो ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा m1g माइनस में t बराबर में m1 इंटू में a। ये एक इक्वेशन मेरे पास बन गई। बोलो बच्चा पार्टी, हाँ या ना? बोलो बोलो। ये देखिए, ये ले, क्लियर? और इसकी जो इक्वेशन बनेगी, ये t बड़ा या m2g, तो मैंने बोला सर यहां पर एसिलरेशन ऊपर है, बिल्कुल सही बात। यहां पर एसिलरेशन डाउनवर्ड है, बिल्कुल सही बात। ये नीचे था एसिलरेशन, तो इसलिए m1 बड़ा हो गया। ये एसिलरेशन ऊपर है तो अब यहां पर t बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर क्या बोलेंगे आप? t माइनस m2 इंटू में g बराबर में हो जाएगा m2 इंटू में a। अब यहां पर आपको वैल्यूज दी होंगी, आप आराम से पुट करें और निकालें, सिंपल सी चीज। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ और अब करते हैं बड़े भयंकर से क्वेश्चन। बहुत सिंपल, मैंने आपको बोला FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम से सब कुछ हो जाएगा। आ जाओ, डायरेक्ट आओ भाई क्वेश्चन पे, कोई फॉरवर्ड नहीं, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये आपसे क्या कहता है, इसे समझेंगे। आपसे बोला 7 न्यूटन का फोर्स यहां पर लग रहा है, 4 kg और 3 kg की बॉडी है, रोप से बांधा गया है, एसिलरेशन और टेंशन बताना है, सिंपल सी चीज। कैसा सरफेस है? फ्रिक्शनलेस। कैसा सरफेस है? मैं बता देता हूं आपको कैसा है, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शन क्या है यहां पर भैया? एब्सेंट है। मुझे कैसे पता? क्वेश्चन में गिवन है। कहां गिवन है? बस गिवन है, यहां पर लिखना चाहिए था फ्रिक्शनलेस है। मैं आपको बता देता हूं, ये टाइपिंग एरर है। चलिए, यहां पर कैसा सरफेस, हम लोग अभी फ्रिक्शनलेस ही पढ़ रहे हैं ना सारा, तो ये भी सीखने वाली बात है, सारा फ्रिक्शनलेस ही मैंने आपको पढ़ा है, तो उसी के रिगार्डिंग में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए, तो यहां पर हम बात करते हैं फाइंड एसिलरेशन एंड टेंशन बिटवीन द 3 kg एंड 4 kg। तो मैंने क्या बोला? तुरंत फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो तुरंत फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमें 3 kg और 4 kg को अलग अलग लेना पड़ेगा। मान लेते हैं ये 3 kg वाला है, मान लेते हैं ये 4 kg। 4 kg पे कितना फोर्स लग रहा है? 7। कितना लग रहा है भैया? 7। बीच में यहां पर कुछ होगा, उसे देखते हैं। जैसे ही आप 7 न्यूटन से इसे खींचोगे तो यहां पर एक क्या लगा? टेंशन लगा। तो क्या इसके अपोजिट में भी टेंशन क्रिएट होगा? मैं समझाता हूं। मान लेते हैं ये दीवार है, आप ऐसा मानो ये बोर्ड नहीं है, एक दीवार है। यहां से एक रोप बांधा गया, फिर बीच में एक बॉक्स लगाया गया और फिर यहां से आपने उसे पकड़ के खींचा। जैसे ही आप उसे खींचेंगे तो क्या पीछे लगने वाला टेंशन आपको रोकने की कोशिश करेगा? हाँ या ना? ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? तुरंत यहां पर एक फोर्स लगेगा जिसे बोला गया टी। और मैंने क्या बोला? जब तक दो बॉडी के बीच में कोई तीसरी बॉडी नहीं आ जाती, इनके बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा सेम रहेगा। तो आपने बोला यहां पर लग रहा सर टी, और यहां पर भी क्या लगेगा?
टी, इक्वल एंड अपोजिट। अब इजी, F इजिकल टू एम ए है, F इजिकल टू एम ए से सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहले यहां पर आते हैं, इस वाले बॉडी की हम लोग बात करते हैं। पहले इसकी बात करें 7 बड़ा या फिर T, तो आपने बोला सर जिस साइड में फोर्स गिवन होता है वो सारे के सारे फोर्सेस आपके बड़े होते हैं, तो आपने बोला 7 माइनस टी बराबर में m इंटू में a। बहुत बढ़िया, यहां पर आ जाओ। इसकी अगर हम बात करेंगे t बराबर में m है, a की तो फोर्स लग रहा है, तो क्या मैं इस t की वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर दूं? जैसे ही आपने t की वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट करा, बताओ क्या बनेगा? एक बार चीजें समझो। यहां पर 7 माइनस में 3a बराबर 4a, 7 माइनस में 3a बराबर में 4a, ये 3a उधर जाके प्लस का हो जाएगा। आपने बोला सर 3a प्लस में 4a, ये टोटल 7a हो गया, ये हो गया टोटल 7a, a बराबर में हो गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ सर? F इजिकल टू एम ए। F क्या? F मतलब F नेट, यानी नेट फोर्स उसमें कितना लग रहा है उसकी हमने बात की, यानी 7 माइनस टी बराबर 4a हो गया हमारे पास। आपने यहां से t की वैल्यू को इसमें पुट करा, दैट्स इट। अब ये एक्सेलरेशन चाहो तो यहां पुट कर दो, चाहो तो यहां पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। चलिए पहले यहां पर देखते हैं, t बराबर में कितना आया? 3 इंटू में, वहां से हमने लिया 1, तो t आया हमारे पास 3 न्यूटन। टेंशन किसके बराबर होता है? फोर्स के। तो हमारे पास कितना है? 3। यहां पर भी देख लो आप, सेम आएगा, करके देख लो। 7 माइनस टी बराबर में 4 इंटू में 1। अब ये 7 माइनस में कितना हो जाएगा? 4 बराबर में टी, तो टी कितना आ जाएगा यहां से? 3। कितना आया भैया? टी बराबर में 3 न्यूटन। ये देखिए कितना क्लियर है, बहुत सिंपल, बेसिक सी चीजें हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सब चीज हो जाएगी। ये देखिए सबसे पहले आपने 3 kg को अलग कर लिया, 4 kg को अलग कर लिया। दो बातें याद रखनी है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, गिवन फोर्स होगा, उस डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस बड़े होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये होगी कि जब भी दो बॉडी के बीच में, जब तक दो बॉडी के बीच में कोई तीसरी बॉडी नहीं आ जाती, उनके बीच में लगने वाला फोर्स सेम रहेगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं अगले क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, दैट्स इट। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और हम लोगों ने आंसर को पाया, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ? एक 5 kg और ऐड हो गया। अब आएगा मजा। अब एक बात बताओ, 3 kg और 5 kg के बीच में 4 kg है, एग्जैक्ट, हाँ या ना? मैंने बोला 3 और 5 के बीच में क्या है? 4। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर होगा क्या? मैंने बोला ऐसी कंडीशन के अंदर होगा क्या जहां पर 3 और 5 के बीच में आ गया, तीसरी बॉडी आ गई, तो दोनों के बीच यहां पर लगने वाला टेंशन क्या होगा? यहां पर लगने वाला टेंशन होगा T1। क्या होगा बच्चा पार्टी? T1। यहां पर लगने वाला होगा भैया T2। समझ आ रहा? मस्त, एकदम भयंकर। चलिए अब एक बार मैं यहां पर 3 kg को अलग करूंगा, 4 kg को अलग करूंगा। बहुत सिंपल है सॉल्व करना, सारी बॉडीज को अलग अलग कर लो। ये देखो, और जिस पे फोर्स दिया है उस पे लगा दो। कितना दिया है देख लेते हैं एक बार। कितना दिया भैया? यहां पर दिया 12 न्यूटन, यहां लगा लो 12। ये लो 12 से लगने वाला फोर्स। अब मैंने क्या बोला कि इन दोनों के बीच में अब सेम फोर्स रहेगा, यानी सेम टेंशन रहेगा T1, इन दोनों के बीच में रहेगा T2। दोनों को अपोजिट में बना दो, बस दैट्स इट, आंसर आ गया। यहां पर इधर लग रहा है तो टेंशन किधर लगेगा? जस्ट इसके अपोजिट T1। जब यहां पे लग रहा तो ये इसके अपोजिट लगेगा T1। अब जब इधर लगा तो इधर लगेगा T2 और इधर भी लगेगा T2। ये लो T2, ये लो। अरे वाह, मजा आ गया। अब सिर्फ एक ही चीज तो करनी है, और वो क्या है? F नेट बराबर में मास इनटू में एक्सेलरेशन। क्या करना भैया? क्या करना मेरे लाल? F नेट बराबर में मास इनटू में एक्सेलरेशन। सब में यही फॉर्मूला ठोक दे, आंसर आ जाएगा। यहां से शुरू करते हैं। देखो ये तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, समझने के लिए हम लोगों ने लिख लिया, इसे हम यहां पे लिख देते हैं, दैट्स इट। हाँ ठीक है, यहां पर हम लोग बनाते हैं बच्चों, इक्वेशन बनाते हैं। अब मैंने बोला गिवन फोर्स की डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस बड़े होंगे। गिवन फोर्स कौन सा है? 12 न्यूटन। गिवन फोर्स कौन सा? 12। अब 12 और T1, 12 बड़ा या T1 बड़ा? भैया 12 बड़ा, जो गिवन है वो बड़ा है। तो आपने बोला सर 12 माइनस में T1, नेट फोर्स हो गया आपका बराबर में मास इनटू में एक्सेलरेशन। पहली इक्वेशन आपने ऐसे डंडा यहां पर खींच दिया। अब इस पे आ जाओ। मैंने बोला T1 बड़ा या T2? यहां पर तो T1 छोटा हो गया, यहाँ T1 बड़ा या T2? तो आपने कहा T1। कह रहे सर ये कैसे पॉसिबल है? यहां तो आपने T1 को छोटा बताया 12 से, यहां बड़ा बता रहे हो। तो ऐसा क्यों बेटा? इसलिए क्योंकि 12 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस बड़े हो जाएंगे। तो यहां पर कौन लग रहा है? T1 लग रहा है। तो T1 बड़ा किससे हो गया? T2 से। तो आपने कहा T1 माइनस में T2 बराबर में 4a, दैट्स इट। यहां पर हमने बात की T2 a की फोर्स लग रहा है, तो T2 बराबर में क्या हो गया बच्चा पार्टी? 3a। अब देखो कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। देखिए इस वाले T2 को उठा करके यहां पुट करो, T1 आ गया। चलिए करते हैं। T1 माइनस में 3a बराबर में 4a। T1 बराबर में हो गया बच्चों, ये 3a उधर जाके प्लस का हो गया,
प्लस में 4a, तो T1 बराबर में हो गया 7a। बोल मेरे लाल, हाँ या ना? बहुत सही। अब ये वाले T1 की वैल्यू को उठा करके यहां पे पुट कर दो तो आपके पास एक्सीलरेशन आ जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो 12 माइनस में T1 कितना आ रहा है? 7a। 12 माइनस में 7a बराबर में 5a। 12 बराबर में 7a प्लस में 5a, तो 7 5 कितना हुआ? 12। तो a आ गया बच्चों यहां पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स इट। अब एक्सीलरेशन आ गया। अब देखो यहां पर ए पुट कर दो, T1 आ गया, यहां पर ए पुट कर दो, T2 आ गया। तो करो खेल, क्या करेंगे आप लोग? T1 बराबर हो जाएगा 7 इंटू में 1 बराबर में 7 न्यूटन। ये आ गई T1 की वैल्यू, ये देखिए। और यहां पर आप क्या करेंगे? T2 बराबर में 3 इंटू में 1, तो यहां पर आ गई आपके पास 3 न्यूटन इसकी वैल्यू। सॉल्व, सिंपल। कितना मजा आया, मजेदार। देखो कितना भयानक सा लग रहा है देखने में। ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इक्वेशन बनाई, बहुत कुछ लग रहा है देखने में, लेकिन हम लोगों ने क्या करा यहां पर? बहुत इजी वे में इस चीज को समझा है। चलिए आगे चलते हैं। और आपके पास यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं। ये आया हुआ है आपका भैया नीट 2020 में। अब देखना कितना सिंपल होता है। कहां पर आया बच्चा पार्टी? नीट 2020 में आपका क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the end of massless string. Massless का मतलब हो गया कि आपको इसमें काउंट नहीं करना मास को। The string passes over a pulley which is frictionless. उसने बोल दिया frictionless है, उसी की तो बात कर रहे हैं। Acceleration of the system of the term, मतलब जी आपको लेना है एक्सीलरेशन में और आपको बताना क्या है एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का कितना होगा। बहुत सिंपल। फ्री बॉडी डायग्राम आप और हम जानते हैं, मिल करके बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन। तो मैंने आपसे बोला कि 4 kg और 6 kg, बताओ कौन सा फोर्स बड़ा कौन सा कम? 6 kg ज्यादा, 4 कम, तो टेंशन सॉरी एक्सीलरेशन कहां लगेगा? नीचे। एक्सीलरेशन नीचे और यहां पर एक्सीलरेशन ऊपर। बहुत सिंपल, ये तो सबसे इजी है। जिस साइड में आपको वेट ज्यादा लगे उस साइड में झुका दो, ऐसे कर दो। देखो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, जब ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, एक 4 kg की बॉडी बनाओ और एक 6 kg की बॉडी बनाओ। दैट्स इट, सिंपल। और यहां पर सारा का सारा फ्री बॉडी डायग्राम को अप्लाई करके किस्सा ही खत्म कर दो। नीचे लगेगा 40 भाई 4 इंटू में जी ले लो आप। चलो इसने जी बोला है ना, जी ले लेते, ठीक है। ये भी mg होगा तो 6 इंटू में जी। तो ये मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसे 4g और इसे 6g लिख सकता हूं? हाँ या ना? अब ऊपर दोनों तरफ क्या लगेगा? टेंशन, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। अब ये एक्सीलरेशन नीचे था, ये एक्सीलरेशन ऊपर हो जाएगा। बस इक्वेशन बनानी, आंसर इज योर्स, दैट्स इट। चलिए देखते हैं, यहां पर आते हैं। सबसे पहले नीचे एक्सीलरेशन लगने का मतलब नीचे लगने वाला फोर्स बड़ा, तो नीचे कौन लग रहा है? 6g लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 6g माइनस में t बराबर में 6 इंटू में a। पहली इक्वेशन। इस पे आ जाओ, यहां पर एक्सीलरेशन ऊपर लग रहा है, यानी t माइनस में 4g बराबर में 4a। क्या इतना क्लियर है? अब मैं यहां से टेंशन की वैल्यू निकालता हूं एक बार। तो मैंने बोला 6g माइनस में 6a बराबर में टेंशन। क्या मैं इस टेंशन की वैल्यू को उठाकर ये लाके यहां से पुट कर सकता हूं? हाँ या ना? पुट करके देखते हैं एक बार क्या रिजल्ट आता है। तो आपने जैसे ही टेंशन की वैल्यू को पुट करा भैया, 6g माइनस में 6a और माइनस का 4g ऑलरेडी था बराबर में 4a। आंसर आता हुआ दिख रहा है। 6a को उठाकर उधर ले जाऊं तो ये कितना हो जाएगा? 6g माइनस में 4g बराबर में 6a प्लस में 4a। 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2, और 6 और 4 कितना हो गया? 10। तो क्या मैं यहां से इसे थोड़ा सा और आगे की तरफ अगर लेकर के आऊं, मैंने कहा मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ लेकर के आऊं, तो मैं क्या बोलूंगा? 6 में से 4 गया, कितना बचा यहां पर? 2g। और ये कितना हो गया हमारे पास? 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10। तो आपने बोला 10a। अब देख लो आप लोग, a हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2/10, तो g/5 हो जाएगा आंसर। देखो भैया कहां आ रहा है? g/5, g/5 आ रहा है क्या? 2, और यहां पर चला गया 2 पंजे 10, g/5, d इज द आंसर। दैट्स इट। ये लो, d आपका आंसर हो गया। क्या इतना क्लियर है? बहुत सिंपल। करना क्या था? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था, दैट्स इट। इसके बाद हमारी सारी की सारी वैल्यूज हो गई क्लियर। तो आई होप कि आप लोग अगर यहां तक आ गए हैं तो आपने सारी चीजों को बहुत अच्छे से सीख और समझ लिया होगा। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर में, नए लेक्चर के साथ, और बड़ी ही एनर्जेटिक के साथ हम लोग मिलेंगे नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब।